Hello everyone, welcome back to my channel and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोबायोलॉजी। साथ में हमारा अमाइनो एसिड्स भी चल रहा है। अमाइनो एसिड्स में हमने अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन को समझा है, देन अमाइनो एसिड्स के टाइट्रेशन कर्व को अच्छे से समझा है एंड देन साथ में पैरेलली एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोबायोलॉजी। कार्बोहाइड्रेट्स एंड ग्लाइकोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हमें टोटल 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज द मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स, देन पॉलीसैकेराइड्स एंड देन ग्लाइकोकंजुगेट्स है। ग्लाइकोकंजुगेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स है। तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स है और इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं और क्लोज चेन स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे बनते हैं। दूसरा कंफ्यूजन होता है कि कैरल कार्बन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे चीजों को हम समझने वाले हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कि रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। बस आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा तब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। ये सार हो, चाहे डीबीटी जेआरएफ हो, चाहे आईसीएमआर जेआरएफ हो, चाहे गेट हो, सारे में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अदर चैप्टर्स की तरह ही। तो पहले स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स है। मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स स्टार्ट करने से पहले कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो इट इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थ पे मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। तो बायोमॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं? फर्स्ट वन इज द प्रोटीन्स जो कि ऑलरेडी चल रहा है। सेकेंड वन इज द कार्बोहाइड्रेट। थर्ड बायोमॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो वो है लिपिड्स जो कार्बोहाइड्रेट के बाद हम स्टार्ट करेंगे एंड देन न्यूक्लिक एसिड्स है। तो ये टोटल 4 बायोमॉलिक्यूल है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो इन चारों बायोमॉलिक्यूल्स में से सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है अर्थ पे वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। एंड कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो बेसिकली प्लांट्स एंड एल्गी में होता है और कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस अनऑक्सीजेनिक होती है, लेकिन जो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस होती है ऑक्सीजेनिक होती है। इवन साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनकी भी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सिंथेसिस होती है वो प्लांट्स एंड एल्गी के थ्रू होती है एंड इट इज द प्रोसेस विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट में एक यूनिक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। और हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेते हैं? प्लांट से ही लेते हैं। So each year photosynthesis converts more than 100 billion metric tons of carbon dioxide and water into cellulose and other plant products. Each year मतलब प्रत्येक साल फोटोसिंथेसिस 100 बिलियन मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करता है किस चीज में? सेलुलोज एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स में। Certain carbohydrates जैसे sugar and starch are the dietary staple in most parts of the world and the oxidation of carbohydrate is the central energy yielding pathway in most non-photosynthetic cells. नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स की अगर हम बात करें, जैसे एनिमल्स की अगर हम बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस नहीं करते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी यूज करते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट प्रीफर्ड एनर्जी सोर्स फॉर एनिमल्स है। और कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है एंड मोस्ट प्रीफर्ड कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें C6H12O6 और जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तब जाके क्या निकलता है? एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी इज बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं,
फर्स्ट कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस, सेकंड कंपोनेंट फॉस्फेट एंड थर्ड कंपाउंड राइबोस शुगर। अगर आरएनए है तो राइबोस शुगर, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाएंगे। तो जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो एटीपी रिलीज होता है एंड एटीपी इज बेसिकली एनर्जी एंड एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकेंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल, सेकेंड स्टेप है क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड स्टेप इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थर्ड स्टेप क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इन तीनों प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर में। किस चीज में? आगे के चैप्टर में। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ये प्रोसेस है किस तरह से कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज होती है। नाउ इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स सर्व एज स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट एंड इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल्स। कार्बोहाइड्रेट कहाँ होते हैं? कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट होते हैं सेल वॉल में। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। प्लांट के सेल वॉल सेलुलोज के बने होते हैं एंड फंगस के सेल वॉल काइटिन के बने होते हैं। इवन जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनिमल्स के कनेक्टिव टिश्यू में भी प्रेजेंट होते हैं। अदर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स लुब्रिकेट स्केलेटल जॉइंट्स एंड पार्टिसिपेट इन रिकॉग्निशन एंड एडहेशन बिटवीन सेल्स। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स होते हैं वो स्केलेटल जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है एंड दे पार्टिसिपेट इन रिकॉग्निशन एंड एडहेशन बिटवीन सेल्स। More complex carbohydrate polymers covalently attached to proteins or lipids act as a signal that determine the intracellular location or metabolic fate of these hybrid molecules, जिसको ग्लाइकोकंजुगेट बोलते हैं। ग्लाइकोकंजुगेट क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स होता है और ग्लाइकोकंजुगेट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। This chapter introduces the major classes of carbohydrates and glycoconjugates and provides a few examples of their many structural and functional roles. कार्बोहाइड्रेट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज बेसिकली पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन और सब्सटेंसेस दैट यील्ड सच कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड। पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड मतलब क्या होता है? इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे OH ग्रुप भी रहते हैं। जैसे हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है। और वैसे सब्सटेंस जिनकी हम हाइड्रोलिसिस करें तो वो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन जनरेट करें उनको भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। मेनी बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैव द एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होल एन। जिन जनरल अगर हम बोले तो कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होल एन है, बट सारे कार्बोहाइड्रेट का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होल एन नहीं होता है। सम ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिकली मोनोसैकेराइड्स के मॉडिफिकेशन होते हैं। There are 3 major size classes of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। पहला जो है वो मोनोसैकेराइड है, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड है। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? सैकेराइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर। सैकेराइड एक ग्रीक वर्ड सैकरोन से लिया गया है जिसका मतलब होता है शुगर। सैकरोन इज ए ग्रीक वर्ड। मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब सैकरोन। मोनोसैकेराइड मीन्स जिसमें एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट है। मोनोसैकेराइड को सिंपल शुगर बोलते हैं। मोनोसैकेराइड में एक ही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन यूनिट होते हैं। मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड इन नेचर इज 6 कार्बन सुगर दैट इज डी ग्लूकोज, समटाइम्स रिफर टू एज डेक्सट्रोज। डी ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। मोनोसैकेराइड्स ऑफ मोर देन 4 कार्बन टेंड टू हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। वैसे मोनोसैकेराइड जिसमें 4 से ज्यादा कार्बन होते हैं उनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने की कैपेबिलिटी होती है, मीन्स वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो ओपन चेन एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि डी ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं? डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये राइट रोटेट करता है और राइट जो रोटेट होता है उसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए इसको डेक्सट्रोज बोलते हैं। जो लाइट
जो लाइट को राइट रोटेट करता है उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और क्योंकि ये डी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को राइट रोटेट करता है इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मतलब होता है फ्यू एंड सैकेराइड्स मतलब सैकरॉन। तो ओलिगोसैकेराइड जिसमें शॉर्ट चेन ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं, इसमें बेसिकली 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक लिंकेजेस से जुड़े होते हैं और उस लिंकेजेस को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। सपोज दैट कि ये सिंगल स्फेयर एक मोनोसैकेराइड है एंड दिस इज अनदर मोनोसैकेराइड, ये दोनों जुड़े होंगे एक स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड से और इस कोवैलेंट बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। लेकिन प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़े होते थे वो क्या था? पेप्टाइड बॉन्ड था। कार्बोहाइड्रेट में एक मोनोसैकेराइड दूसरे मोनोसैकेराइड से जिस कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े रहेंगे उनको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट डाइसैकेराइड की बात करें तो इसमें 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं एंड टिपिकल इज सुक्रोज। सुक्रोज को केन शुगर भी बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन शुगर, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज। सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड जिसमें 2 मोनोसैकेराइड होते हैं। पहला जो मोनोसैकेराइड होता है वो ग्लूकोज होता है और दूसरा जो मोनोसैकेराइड होता है फ्रुक्टोज होता है। So sucrose is a disaccharide of glucose and fructose. All common monosaccharides and disaccharides have name ending with OAC. जितने भी मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड है उनके लास्ट में जो सफिक्स लगता है OAC लगता है। इन सेल्स मोस्ट ओलिगोसैकेराइड्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 or more units do not occur as free entities but are joined to non-sugar molecules, lipids or proteins in glycoconjugates. पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो दे आर शुगर पॉलीमर्स कंटेनिंग मोर देन 20 और सो मोनोसैकेराइड यूनिट है। मीन्स वैसे पॉलीमर जिसमें 20 और 20 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे उनको पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। एंड सम हैव हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूनिट, कुछ में 100 या 1000 यूनिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। Some polysaccharides such as cellulose are linear chains, others such as glycogen branch होते हैं। मीन्स ग्लाइकोजेन एंड स्टार्च जो होते हैं ब्रांच होते हैं, सेलुलोज जो होता है वो लीनियर होता है। बोथ ग्लाइकोजेन एंड सेलुलोज कंसिस्ट ऑफ रिकरिंग यूनिट्स ऑफ डी ग्लूकोज बट दे डिफर इन देयर टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड कंसिक्वेंटली हैव स्ट्राइकिंगली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल रोल्स। नाउ कमिंग टू मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। तो पहले हम मोनोसैकेराइड की डिस्कशन करेंगे। सिंपलेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड आर इधर एल्डिहाइड और कीटोन विद 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। 6 कार्बन मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है जिसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। मेनी ऑफ द कार्बन एटम्स टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू कायरल सेंटर, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जो कायरल सेंटर में होते हैं, विच गिव राइज टू मेनी अदर शुगर स्टीरियोमर्स फाउंड इन नेचर। जो बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं वो कायरल सेंटर से जुड़े होते हैं और वो बहुत सारे स्टीरियो आइसोमर्स देते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर मैं बताऊं, आगे तो मैं डिटेल में पढ़ेंगे ही हम, लेकिन अगर मैं कार्बोहाइड्रेट में अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह है। दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। छठे कार्बन पे क्या होगा? CH2OH। अब इसको जो सेकंड कार्बन से है इसको क्या करिएगा? OH OH H OH। बस राइट साइड में OH OH H OH याद रखिएगा, OH OH H OH। सेकेंड का ये जो लास्ट सेकेंड कार्बन है मीन्स ये 5th कार्बन है एक्चुअली। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन। फर्स्ट कार्बन इसको क्यों बोले? क्योंकि ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप का कार्बन को हमेशा सुपीरियोरिटी देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन। अब नीचे से सेकंड कार्बन जो है मतलब 5th कार्बन जो है उससे आप ये ऑर्डर रखिएगा OH OH H OH। दिस इज डी ग्लूकोज और जिसमें OH है उसमें लेफ्ट साइड में H होगा, जिसमें H है उसमें लेफ्ट साइड में OH होगा। सो ये है डी ग्लूकोज का क्या स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। ये क्या है? डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। डी एंड एल सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है, उसको प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर डी एंड एल की हमने डी और एल
डी एंड एल सिस्टम की अगर हम बात करें, डी एल कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये हमने अमाइनो एसिड्स में डिस्कस किया है कि डी एंड एल किस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं। डी एंड एल का जो प्रेडिक्शन है वो बेसिकली डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे है, और इसको डिटेल में मैंने समझाया है अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे कायरल कार्बन क्या है, व्हाट इज कायरल कार्बन? कायरल कार्बन की अगर हम बात करें तो वैसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच होते हैं। अगर फर्स्ट कार्बन की बात करें तो इस पे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स तो अटैच ही नहीं है, इस पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, इट मींस कि ये कायरल कार्बन नहीं है। सेकंड कार्बन की अगर हम बात करें तो इस पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, हाइड्रोजन, OH एंड ये एल्डिहाइड ग्रुप एंड देन बाकी का ये पूरा। तो दिस वन इज द कायरल कार्बन। वहीं पे थर्ड कार्बन की बात करें तो ये भी कायरल कार्बन है, फोर्थ कार्बन की बात करें तो ये भी कायरल है, फिफ्थ कार्बन की बात करें तो ये भी कायरल है, बट सिक्स्थ कार्बन कायरल नहीं क्योंकि इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। दिस इज CH2OH। फिफ्थ कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ग्लूकोज में टोटल 4 कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन पे मीन्स 3 कायरल कार्बन पे OH ग्रुप है। वो यही चीज बोल रहा है, मेनी ऑफ कार्बन एटम्स टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच टू कायरल सेंट्रल। बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होते हैं वो कायरल सेंट्रल पे अटैच है। मीन्स ग्लूकोज में टोटल 3 कायरल कार्बन है जिससे OH अटैच है, which give rise to many sugar stereoisomers in nature। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है 2 to the power n, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 2 to the power 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल 16 स्टीरियोआइसोमर्स होंगे डी ग्लूकोज के। सो वी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग फैमिलीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स विद बैकबोन्स ऑफ 3 to 7 कार्बन्स। 3 कार्बन को ट्रायोज बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्टोज बोलते हैं। Their structure stereoisomeric forms and means of representing their 3-dimensional structure on paper. We then discuss several chemical reactions of carbonyl groups of monosaccharide। फिर हम इसमें बहुत सारे chemical reactions डिस्कस करेंगे जो monosaccharide के carbonyl group के द्वारा होता है। One such reaction is the addition of hydroxyl group from within the same molecule generates the cyclic form of 5 and 6 carbon sugar, the form that predominate in aqueous solution and creates a new chiral center, adding further stereochemical complexity to this class of compounds. The nomenclature of unambiguously specifying the configuration about each carbon atom in cyclic form and the means of representing these structures on paper are therefore described in some detail, and this information will be useful as we discuss in the metabolism of monosaccharides। जब हम ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे आएंगे तो वहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपको मेटाबॉलिज्म को समझना अच्छे से तो आपको बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। सो वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव इम्पॉर्टेंट इन लेटर चैप्टर्स। इसमें हम मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव भी डिस्कस करेंगे। 2 फैमिलीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर एल्डोजेज एंड कीटोन। मोनोसैकेराइड्स की अगर फैमिली की बात करें तो 2 फैमिली होती है, एल्डोजेज एंड कीटोज। एल्डोजेज वह होता है जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, वहीं पे कीटोजेज की बात करें तो कीटोजेज वह एल्डिहाइड होता है जिसपे कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज फ्रुक्टोज। मोनोसैकेराइड की बात करें तो ये कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, फ्रीली सोल्यूबल होता है वाटर में, बट इनसॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। की अगर बात करें तो स्वीट टेस्ट होते हैं। बैकबोन्स ऑफ कॉमन मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स आर अनब्रांच्ड कार्बन चेन्स इन विच all the carbon atoms are linked by single bonds. In open chain form, one of the carbon atom is double bonded to an oxygen atom to फॉर्म कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे कि ये कार्बन है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है, और ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर ये इंड पे होगा, टर्मिनल पोजीशन पे होगा तो ये एल्डिहाइड होगा, लेकिन अगर इंटरनल पोजीशन पे होगा तो कीटोन होगा। कीटोन में सेकंड पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप होता है, जैसे फ्रुक्टोज में सेकंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ईच ऑफ द अदर कार्बन एटम्स हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप if the carbonyl group is at an end of the carbon chain, that is an aldehyde group, the monosaccharide is aldose। if the carbon
carbonyl group is at any position in the ketonic group, the monosaccharide is ketose. The simplest monosaccharide की बात करें तो 2,3 कार्बन ट्रायोज, ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल्डोट्रायोज। वहीं पे डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन की बात करें तो ये कीटोट्रायोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज एल्डोट्रायोज, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन इज कीटोट्रायोज। मोनोसैकेराइड with 4, 5, 6, 7 कार्बन एटम्स इन देयर बैकबोन आर कॉल्ड रेस्पेक्टिवली। जो 4 कार्बन का होगा टेट्रोज, 5 कार्बन का होगा मोनोसैकेराइड पेंटोज, 6 कार्बन का होगा हेक्सोज, 7 कार्बन का होगा उसको हेप्टोज बोलते हैं। These are aldose ketose of each of the chain length है। एल्डोटेट्रोज, कीटोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज एंड सो ऑन। हेक्सोजस विच इंक्लूड एल्डोहेक्सोज जिसका डी ग्लूकोज है, कीटोहेक्सोज डी फ्रुक्टोज है, आर मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड्स इन द नेचर। डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज आर मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड्स इन द नेचर। एल्डोपेंटोज की बात करें तो डी राइबोज एंड 2 डिऑक्सी डी राइबोज। डी राइबोज किस में होता है? आरएनए में होता है। 2 डिऑक्सी डी राइबोज किस में होता है? डीएनए में होता है। सो डी राइबोज एंड 2 डिऑक्सी डी राइबोज बोथ आर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स है। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव मोनोसैकेराइड ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि एल्डोटेट्रोज है। इसमें 3 कार्बन होता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो क्या है? एल्डोटेट्रोज है, मींस इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा। सो फर्स्ट कार्बन इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, देन सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। इस ग्लिसरॉल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कायरल कार्बन है, दैट इज सेकंड कार्बन। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। नाउ जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन है, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। यहाँ पे एक भी कार्बन जो है कायरल कार्बन नहीं है। नाउ ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है? 6 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। यहाँ पे जो कायरल कार्बन है वो है सेकेंड कार्बन, देन थर्ड कार्बन, देन फोर्थ कार्बन, देन फिफ्थ कार्बन। इसमें 4 कार्बन है जो कायरल कार्बन है इन ओपन चेन। जब हम ग्लूकोज को ओपन चेन रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो इसमें 4 कायरल कार्बन होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट और सिक्स्थ कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच नहीं है। सिक्स्थ कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स सेम है और कायरल कार्बन वह होते हैं जिसमें एक कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। सिमिलरली फ्रुक्टोज की अगर बात करें तो ये भी 6 कार्बन का शुगर है, 6 कार्बन मोनोसैकेराइड है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें कीटोन ग्रुप है, मींस यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है बल्कि इंटरनल पोजीशन पे है। इसमें कायरल कार्बन की बात करें तो ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इस कार्बन पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच नहीं है क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो थर्ड कार्बन इज ए कायरल कार्बन जो कि क्या है? कायरल कार्बन है क्योंकि इसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, सेकंड सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट है। नाउ दिस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कार्बन भी कायरल कार्बन है। दिस कार्बन इज ऑल्सो कायरल कार्बन बट दिस इज नॉट कायरल कार्बन। सो डी फ्रुक्टोज में टोटल 3 कायरल कार्बन है लेकिन डी ग्लूकोज में टोटल 4 कायरल कार्बन है। एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डी राइबोज एंड 2 डीऑक्सीराइबोज। डी राइबोज की अगर बात करें तो ये 5 कार्बन का शुगर है, मतलब ये पेंटोज है। एंड इसमें क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ये एल्डोपेंटोज है। So this is the first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon। नीचे से इसमें डी राइबोज की बात करें तो सारे OH ग्रुप राइट साइड में होंगे, सारे H ग्रुप लेफ्ट साइड में होंगे। वहीं पे 2 डीऑक्सी डी राइबोज की बात करें तो सेकेंड कार्बन पे क्या होगा? OH ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होगा। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। तो हमने ये सारे रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर समझ लिए हैं। अब हम इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे कि ओपन चेन को क्लोज चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाता है इन एक्वस सॉल्यूशन। मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो इसमें एसिमेट्रिक सेंटर होता है। एसिमेट्रिक सेंटर क्या है? एसिमेट्रिक सेंटर इज बेसिकली कायरल कार्बन। एसिमेट्रिक सेंटर क्या है? बेसिकली कायरल कार्बन। एंड ऑल द मोनोसैकेराइड्स एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन कंटेन 1 or more asymmetric chiral carbon atom and thus occur in optically active isomeric forms। मींस जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स में एटलीस्ट एक कायरल कार्बन तो होते ही हैं या किसी किसी में एक से ज्यादा भी होते हैं। जैसे डी ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं?
4 कायरल कार्बन होते हैं। डी फ्रुक्टोज में 3 कायरल कार्बन होते हैं, लेकिन एक मोनोसैकेराइड ऐसा है जिसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, और वो कौन सा है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। द सिंपलेस्ट एल्डोज की बात करें तो इट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड contain one chiral center in the middle of the carbon atom and therefore has 2 different optical isomers or enantiomers. By convention, one of these two forms is designated the D isomer, the other L isomer, D-glyceraldehyde and L-glyceraldehyde, और इन्हीं के बेसिस पे सारे मोनोसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स को DLN कॉन्फ़िगरेशन में बांटा गया है। DL is absolute configuration. As for other biomolecules with chiral center, absolute configuration of sugars are known from X-ray crystallography. To represent three-dimensional sugar structures on paper, we often use Fisher projection formula. In general, a molecule with n chiral center can have 2 to the power n stereoisomers. मीन्स वैसा मॉलिक्यूल जिसमें n chiral center है तो उसका स्टीरियोमर्स क्या होगा? 2 to the power n. ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें तो 2 to the power 1 is equal to 2. एल्डोहेक्सोज 4 chiral center की बात करें, ग्लूकोज जिसका 16 स्टीरियोआइसोमर्स है. स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स of each carbon chain length can be divided into 2 groups that differ in configuration about the chiral center most distant from carbonyl carbon. जो मोस्ट डिस्टेंट होगा कार्बोनाइल कार्बन से उसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन. स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑफ ईच कार्बन चेन लेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द कायरल सेंटर मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन है? ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन है. सो दिस इज 6 कार्बन. फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप होगा जिसको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं. एंड लास्ट कार्बन जो होगा 6 कार्बन पे CH2OH होगा. अब मैंने आपको क्या सिखाया है? जो लास्ट सेकेंड होगा मतलब जो 5th कार्बन होगा उससे आप स्टार्ट करेंगे राइट साइड से OH OH H OH एंड इनके लेफ्ट साइड में जस्ट रिवर्स लिखेंगे. OH है तो H लिखेंगे, H है तो OH लिखेंगे, OH है तो H लिखेंगे, OH है तो H लिखेंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. अब क्या देखना है आपको? मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन फ्रॉम द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप. जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप से जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होगा कायरल कार्बन उसके कॉन्फ़िगरेशन को देखना है. तो इससे सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर कायरल कार्बन कौन है? दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन. 6 कार्बन जो है सबसे मोस्ट डिस्टेंस है. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कायरल कार्बन नहीं है. लेकिन इसके बाद क्या 5th कार्बन कायरल कार्बन है? एंड आंसर इज यस, 5th कार्बन इज कायरल कार्बन. सो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन कौन हुआ? ग्लूकोज में 5th नंबर का कायरल कार्बन. 5th नंबर का कायरल कार्बन क्या है? ये मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन है फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप. मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन है फ्रॉम द कार्बोनाइल ग्रुप. अब ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन होगा उस पे अगर OH राइट में है, OH अगर राइट में है तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? ये D फॉर्म होगा. लेकिन अगर OH लेफ्ट में होगा, अगर OH लेफ्ट में होगा तो ये L फॉर्म होगा. क्या होगा? L फॉर्म होगा. मीन्स अगर OH ग्लूकोज में राइट है तो इस 5th नंबर कार्बन पे तो ये D ग्लूकोज होगा, लेकिन OH अगर राइट साइड में होगा तो ये L ग्लूकोज होगा. तो अभी जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है ये D ग्लूकोज है या L ग्लूकोज है? ये प्लीज कमेंट में आप लिखिएगा. ये जो रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है ये L ग्लूकोज नहीं है बल्कि ये D ग्लूकोज है. क्यों? क्योंकि इसके मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पे जो OH है वो राइट साइड में है. चमक गया ये कॉन्सेप्ट? आई थिंक ये सबको अच्छे से चमक गया होगा. और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट भी करिए कि आपको ये चीजें समझ में आ गई है. और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो जो डॉट है उसको कमेंट में पिन करिए. मैं सारे डॉट को क्लियर करूंगी, सारे डॉट पे रिप्लाई करूंगी.
those in which configuration at its reference carbon is same as that of D-glyceraldehyde उसको डेजिग्नेट करते हैं D आइसोमर से, क्योंकि ग्लिसरल्डिहाइड में जो D होता है उसमें भी मोस्ट डिस्टेंस कार्बन पे जो सुगर OH होता है वो राइट साइड में होता है, and those with same configuration as L-glyceraldehyde are L isomers. When the hydroxyl group on the reference carbon is on the right in the projection formula, the sugar is D isomer. When on the left, it is the L isomer. And of the 16 possible aldohexoses, 8 are D forms, 8 are L forms, and most of the hexoses of living organisms are D isomers. ये बहुत ही important कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो डी फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? जो भी मोनोसैकेराइड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो डी फॉर्म में होते हैं, एल फॉर्म में नहीं होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर अमाइनो एसिड्स अगर आपको क्वेश्चन में आया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन्स में, नेचुरल प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डी में होते हैं या एल में होते हैं, तो आंसर इज एल। अमाइनो एसिड्स एल में होगा लेकिन मोनोसैकेराइड्स डी फॉर्म में होगा। So the structure of D stereoisomers or all the aldoses and ketoses having 3 to 6 carbon atoms. The carbon of sugar are numbered beginning at the end of the nearest chain carbonyl group. इन जो नंबर कार्बन की बिगनिंग करते हैं वो शुरुआत करते हैं वो कहाँ से करते हैं? कार्बोनाइल कार्बन से करते हैं, और कार्बोनाइल कार्बन इज ऑलवेज फर्स्ट कार्बन। ईच ऑफ द 8 D aldohexose which differs in stereochemistry at C2, C3 and C4 has its own name, D glucose, D galactose, D mannose and so forth। इसको हम अच्छे से समझेंगे और आगे के स्लाइड में समझेंगे। The 4 and 5 carbon ketoses are designated by inserting ul into the name of corresponding aldose. For example, D-ribulose is the ketopentoses corresponding to aldopentose D-ribose. राइबोज के सफिक्स में क्या होता है? OAC। लेकिन जो कीटोज होता है, कीटोज में OAC के पहले UL लगा देते हैं। जैसे जो एल्डो राइबोज था दैट इज डी राइबोज है, लेकिन यहाँ पे OAC के पहले UL लगा दिए तो ये क्या हो गया? ये कीटोज हो गया। The ketohexones are named otherwise. For example, fructose from the Latin fructus, fruit, are rich in this sugar, and sorbus, the genus Montanus, which has berries rich related to sugar, alcohol, sorbitol. Two sugars that differ only in configuration about one carbon is called epimers. सपोज दैट कि दो शुगर है और दो शुगर का जो कन्फिग्रेशन है वो सेम है लेकिन एक कार्बन पे डिफरेंट है, तो उस तरह वो दोनों शुगर के क्या बोलेंगे? ईपीमर्स बोलेंगे। ईपीमर्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है? डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। डी ग्लूकोज डी मैनोज जो डिफर करता है वो कार्बन नंबर 2 पे डिफर करता है, वहीं पे डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज कार्बन नंबर 4 पे डिफर करता है। ग्लूकोज और मैनोज 2 पे डिफर करता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज 4 पे डिफर करता है। तो इसको कैसे याद रखेगा? GM2 एंड GG4। G फॉर ग्लूकोज, M फॉर मैनोज, और ये कार्बन नंबर 2 पे डिफर करता है। G फॉर ग्लूकोज, G फॉर गैलेक्टोज, ये कार्बन नंबर 4 पे डिफर करता है। सम शुगर्स अगर नेचुरली इन देयर एल फॉर्म, कुछ शुगर जो होते हैं वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एल अराबिनोज and the L isomers of some sugars derivative that are common components of glycoconjugates. So this is the structure of L arabinose. जो L arabinose क्यों है? क्योंकि इसका मोस्ट डिस्टेंस कैरल कार्बन क्या है? ये वाला, और इस कार्बन पे OH यहाँ पे है लेफ्ट साइड में, इसलिए ये L arabinose है। L arabinose नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स है। And these are the 3 ways to represent 2 stereoisomers of glyceraldehyde. First one is the ball and stick model, second one is the Fisher projection model, and third one is the perspective formula. इन तीनों में डिफरेंस क्या है? बॉल एंड स्टिक मॉडल जैसा कि आपको डायग्राम से दिख रहा है कि बॉल एंड स्टिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे फिशर प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वर्टिकल बॉन्ड होता है, वर्टिकल बॉन्ड प्रोजेक्ट बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इट इज अवे फ्रॉम द रीडर, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्ट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, वहीं पे वर्टिकल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो दे प्रोजेक्ट बिहाइंड द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये अवे फ्रॉम द रीडर होता है, एंड दिस इज
टूवर्ड्स द रीडर होता है। नाउ थर्ड वन इज द पर्सपेक्टिव फार्मूला। इसमें सॉलिड बेस एंड डॉटेड बेस यूज करते हैं। जो सॉलिड बेस होता है वो टूवर्ड्स द रीडर होता है और जो डैश्ड बेस होता है वो अवे फ्रॉम द रीडर होता है। The common monosaccharides have cyclic structures. For simplicity, we have thus far represented the structure of aldose, ketoses as a straight chain molecule. In fact, in aqueous solution, aldose, tetrose and all monosaccharides जिसमें 5 और 5 से ज्यादा कार्बन होता है उसके बैकबोन में, वो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हैज formed covalent bond with oxygen of hydroxyl group along the chain। क्या होता है, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो पहले हम समझते हैं इन सबका स्ट्रक्चर। 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। 3 कार्बन ग्लिसरल्डिहाइड अभी समझाया। 4 कार्बन इरिथ्रोज एंड थ्रियोज, दिस इज द 4 कार्बन और ये एल्डो टेट्रोज है। 5 कार्बन एल्डोटेट्रोज है, दिस इज द राइबोज, अराबिनोज, जाइलोज एंड लाइजोज, ये ऑल आर डी फॉर्म्स है। जो राइबोज है उसमें सारे OH राइट की तरफ होंगे। अराबिनोज में क्या होंगे, जो सेकेंड कार्बन पे है वो OH की जगह H राइट में होगा। लेकिन जाइलोज की बात करें तो थर्ड कार्बन पे H होगा एंड लाइजोज की बात करें तो सेकेंड एंड थर्ड दोनों पे हाइड्रोजन होगा राइट साइड में। नाउ एलोज की बात करें तो ये 6 कार्बन एल्डोज है और इसके सारे कार्बन पे OH राइट साइड में होंगे। एल्ट्रोज की बात करें तो सेकेंड कार्बन पे राइट साइड में हाइड्रोजन होगा। ग्लूकोज की बात करें तो थर्ड कार्बन पे राइट साइड में हाइड्रोजन होगा। मैनोज की बात करें तो मैनोज पे सेकेंड एंड थर्ड दोनों पे राइट साइड में होगा हाइड्रोजन। गुलोज की बात करें तो इसमें फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोजन राइट में होगा। आइडोज की बात करें तो इसमें फर्स्ट कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोजन राइट साइड में होगा। गैलेक्टोज की बात करें तो इसमें थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोजन राइट साइड में होगा। टैलोज की बात करें तो सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों पे हाइड्रोजन राइट साइड में होगा। नाउ अभी मैंने बताया कि वैसा एल्डोज, वैसा मोनोसैकेराइड जो एक कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता है उसको बोलते हैं ईपीमर्स। जैसे ग्लूकोज एंड मैनोज, ग्लूकोज एंड मैनोज किस पे डिफर कर रहा है, ग्लूकोज एंड मैनोज अगर फर्स्ट कार्बन तो एल्डिहाइड ग्रुप है, सेकेंड कार्बन की बात करें तो इस पे डिफर कर रहा है, थर्ड कार्बन की बात करें तो सेम है, फोर्थ कार्बन भी सेम है, फिफ्थ कार्बन भी सेम है, सिक्स्थ कार्बन भी सेम है। तो सिर्फ इसमें सेकेंड कार्बन के अराउंड इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है, ईपीमर्स है। वहीं पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ कार्बन पे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, बाकी सेम है। इसलिए जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ये भी ईपीमर्स हैं। नाउ कीटोज की बात करें, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज की बात करें तो जो सिंपलेस्ट है कीटोज दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसमें 3 कार्बन है और इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये कार्बन भी नहीं है, ये कार्बन भी नहीं है, ये कार्बन नहीं है। डी इरिथ्रुलोज जो कि क्या है, ये भी क्या है, 4 कार्बन का कीटोन है, 4 कार्बन का क्या है, मोनोसैकेराइड है जो कि कीटोज है और सेकेंड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, इसमें एक कायरल कार्बन है थर्ड कार्बन का। नाउ 5 कार्बन का मीन्स 5 कार्बन में कीटोपेंटोज आ जाएंगे और कीटोपेंटोज का जो नाम होता है OAC के पहले UL लगाते हैं, जो भी OAC होता है उसके के पहले UL लगाते हैं। तो दिस इज डी रिबुलोज, डी जाइलुलोज, डी सिकोज, डी फ्रुक्टोज, डी सॉर्बोस, डी टागाटोज एंड डी मैनोज, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज जो कि ईपीमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड कार्बन पे ग्लूकोज के कंपैरिजन में इनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है और गैलेक्टोज में फोर्थ कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। द फॉर्मेशन ऑफ दीज रिंग स्ट्रक्चर इज द रिजल्ट ऑफ जनरल रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म डेरिवेटिव्स कॉल्ड हेमीएसिटल और हेमीकीटल। ये मैं आपको अच्छा समझाती हूँ, हेमीएसिटल, हेमीकीटल, एसिटल और कीटल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो दिस इज द एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। नाउ दिस इज द अल्कोहल जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप है। अब ये क्या करेगा कि ये जो अल्कोहल है एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा।
जब अल्कोहल एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो क्योंकि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप पे ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये क्या करेगा, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा। जब इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा। सिमिलरली अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। तो OH के बीच में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन H प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये H प्लस इस कार्बन पे जाएगा, ठीक है। तो जो ये H प्लस है इस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये OR माइनस जो है ये कार्बन से रिएक्ट करेगा और ये क्या बनाएगा, R। इस कार्बन पे OH, OR, H और R और इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। अब इस हेमी एसिटल की बात करें तो इस हेमी एसिटल का ये OH रिलीज होगा और ये ROH से H रिलीज होगा और OR यहाँ पे जाके बॉन्ड बनाएगा, तो ये H2O के फॉर्म में रिलीज होगा और ये OR अटैच होगा। तो एक कार्बन पे 2 OR अटैच है, एक R एक H, इसको बोलते हैं एसिटल और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सिमिलरली कीटोन की बात करें तो कीटोन पे भी ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जैसे ये प्लस होगा ये हाइड्रोजन इस पे अटैच होगा और ये वाला ग्रुप जो है इस कार्बन पे अटैच होगा, तो ये क्या बनाएगा, हेमी कीटल। जब इस पे दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल इस पे रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ये वाला क्या होगा, वाटर के फॉर्म में रिलीज होगा और इस कार्बन से ये OR अटैच हो जाएगा, इसको बोलते हैं कीटल। मीन्स कार्बन पे जब एक OH और एक OR अटैच हो तो उसको हेमी कीटल बोलते हैं, लेकिन इस कार्बन पे 2 OR अटैच हो तो कीटल बोलते हैं। सिमिलरली जो एल्डिहाइड है उसमें कार्बन पे OH OR अटैच हो तो हेमी एसिटल और जब 2 OR अटैच हो तो एसिटल बोलते हैं। which contain additional asymmetric carbon and thus can exist in two stereoisomeric form। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ओपन चेन होता है तो वहां पे जैसे ग्लूकोज में जो ओपन चेन में होता है 4 कार्बन कार्बन होता है, लेकिन जब वो रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो वहां पे एक एसिमेट्रिक कार्बन और ऐड होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल फॉर्मेशन। सिमिलरली फ्रुक्टोज में भी जब साइक्लिक चेन बनेगा तो एक क्या बनेगा, कार्बन कार्बन एक्स्ट्रा ऐड होगा। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी जब मैं साइक्लिक चेन पे आऊंगी। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज एन इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल इन विच द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप at C5 has reacted with aldehydic carbon 1 rendering the later carbon asymmetric and producing two stereoisomers designated alpha and beta। अब इसको समझते हैं कैसे ये होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज का जब ओपन चेन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, टोटल 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हुए। फर्स्ट कार्बन पे हो जाएगा कार्बोनाइल कार्बन, जो लास्ट कार्बन है उस पे CH2OH होगा, बाकी कार्बन पे OH OH H OH। इतना क्लियर है, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, इधर H हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसका जो कार्बोनाइल कार्बन है ये बॉन्ड बनाता है उस OH के ऑक्सीजन से जो कि मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पे अटैच है। तो जब ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा, क्यों बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। जैसे ही ये प्लस होगा, अब ये जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल है ये OH है, अब ये जो O है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये H प्लस रिलीज होगा। H प्लस जो रिलीज होगा यहाँ पे जाएगा बॉन्ड बनाएगा और ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के पास बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये माइनस पे आ जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये कार्बोनाइल कार्बन है तो ये कार्बोनाइल कार्बन की अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और ये OH में कन्वर्ट हो गया है। नाउ यहाँ पे दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन CH2OH है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बना लेगा एंड यहाँ पे क्या है, OH है, H है, OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। तो इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। अब इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन इससे भी 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, इससे भी 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है,
इससे भी 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, इससे भी 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है एंड इससे भी 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। तो टोटल कायरल कार्बन कितने हुए 5। लेकिन अगर ओपन चेन में अगर कायरल कार्बन की बात करें तो सिर्फ ये वाला तो कायरल कार्बन है नहीं, सिर्फ ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, मीन्स यहाँ पे कायरल कार्बन कितने हैं 4। तो जब ओपन चेन से क्लोज चेन में कन्वर्ट होता है जब मोनोसैकेराइड, तो उसमें एक कायरल कार्बन का क्या होता है एडिशन होता है, उसमें एक कायरल कार्बन बढ़ जाता है। तो और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना ये 2 फॉर्म में होते हैं। अब इसको प्रॉपर अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिखें तो प्रॉपर साइक्लिक फॉर्म में कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्रॉपर साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दैट इज ऑक्सीजन, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो राइट साइड में जो भी फंक्शनल ग्रुप है ना, राइट साइड वाला सब नीचे आ जाएगा, राइट साइड वाला कहाँ आ जाएगा, सब नीचे आ जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और यहाँ पे ये CH2OH हो जाएगा और ये CH2OH 6 कार्बन होगा। CH2OH हमेशा ऊपर होगा। नाउ फर्स्ट कार्बन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है OH और H ग्रुप है, तो OH अगर राइट साइड में है तो वो क्या होगा नीचे होगा, एंड देन उसके बाद ये OH है, देन फिर OH है, देन फिर OH है। नाउ अगर OH है तो इधर H हो जाएगा, इधर H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा, इधर H हो जाएगा। तो जिसपे अगर फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। अगर फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे की तरफ हो तो इसको अल्फा बोलते हैं, लेकिन अगर ये OH ऊपर की तरफ होगा तो उसको बीटा बोलेंगे। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, OH और CH2OH अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको अल्फा बोलेंगे, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको बीटा बोलेंगे। ये है कॉन्सेप्ट बेसिकली अल्फा बीटा का। The 6-membered ring compounds are called pyranosis। जो 6-membered ring compound है ये 6-membered ring है जिसमें कि कार्बन है ना ऑक्सीजन दोनों है। Resemble the 6-membered ring compound pyran, इसलिए इसको pyranosis बोलते हैं। The systematic name for 2 ring forms are D-glucose or alpha D-glucopyranose and beta D-glucopyranose। Aldohexoses also exist in cyclic forms having 5-membered rings, which because they resemble the 5-membered ring compound furan, इसलिए उसको furanose बोलते हैं। However, the 6-membered aldofuran is pyranose ring is much more stable than aldofuranose ring and predominates in aldohexose solution। मीन्स एल्डोफ्यूरानोज रिंग जो होता है एल्डोफ्यूरानोज रिंग से ज्यादा स्टेबल होता है एल्डोपिरानोज रिंग, और सॉल्यूशन में ये प्रीडोमिनेंट स्पेसिस है। ओनली एल्डोज हैविंग 5 or more carbon atoms can pyranose ring। एल्डोहेक्सोजेस की अगर बात करें तो also exist in cyclic forms having 5-membered ring। ये एल्डोहेक्सोजेस 5-membered ring में भी एग्जिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज दे रिजेंबल द 5-membered ring compound furan, जिसके लिए उसको फ्यूरानोजेस भी बोलते हैं। However, the 6-membered aldopyranose ring is much more stable than aldofuranose ring and predominates in aldohexose solution। Only aldose is having 5 or 4 carbon atoms, 5 or more carbon atoms can form pyranose rings। Isomeric forms of monosaccharides that differ only in configuration about the hemiacetal और hemiketal कार्बन उसको बोलते हैं एनोमर्स। एनोमर्स क्या है? मोनोसैकेराइड का आइसोमेरिक फॉर्म्स है जो सिर्फ कार्बन एनोमेरिक कार्बन के अराउंड वो डिफर करता है, उसको एनोमर्स बोलते हैं। जैसे अल्फा एंड बीटा बोथ आर एनोमर्स। हेमीएसिटल कार्बोनाइल कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज होता है इंटर कन्वर्ट होता है इक्वस सॉल्यूशन में, और उस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। अल्फा एंड बीटा जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो इंटर कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। Thus, a solution of alpha D glucose and a solution of beta glucose eventually form identical equilibrium mixture having identical optical properties, and this mixture consists of about 1/3 alpha D glucose, 2/3 beta D glucose and very small amounts of linear and 5-membered ring glucofuranose form। 1/3 क्या होगा? अल्फा डी,
2/3 क्या होगा बीटा डी एंड स्मॉल अमाउंट लीनियर एंड 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म्स होते हैं. Ketoic sources also occur in alpha and beta anomeric forms. In these compounds, the hydroxyl group at C5 or C6 reacts with keto group at C2, forming the furanose or pyranose ring containing hemiacetal linkage. D-fructose की बात करें तो readily forms furanose ring. The more common anomers of this sugar in combined form derivative is beta D fructofuranose. So this is the formation of two cyclic forms D-glucose. अभी जो समझाया बस ये वही डायग्राम है. This is the open chain structure of D-glucose. First carbon पे क्या है? Carbonyl carbon. This is aldehyde functional group. Then second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, sixth carbon. सिक्स कार्बन पे CH2OH होगा. नीचे से देन फिफ्थ कार्बन से स्टार्ट करेंगे टुवर्ड द सेकंड कार्बन OH OH H OH. बस ये रिदम में आपको याद रखना है. OH OH H OH ये आपको क्या देगा? डी ग्लूकोज. लेकिन अगर आपको एल ग्लूकोज बनाना है तो फिफ्थ कार्बन के OH को लेफ्ट साइड में कर दीजिए, ये एल ग्लूकोज हो जाएगा. तो डी ग्लूकोज का रिदम क्या है? फर्स्ट कार्बन और सिक्स कार्बन एज इट इज रहेगा. फिफ्थ कार्बन से सेकंड कार्बन पे रिदम क्या होगा? OH OH H OH है. नाउ अब ये साइक्लिक फॉर्म कैसे बनाएगा? इसका जो O है क्योंकि इस पर लोन पेयर है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो इस पे प्लस, इस पे माइनस है. अब ये जो OH है, ये OH ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के कंपेरिजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो ये शेयर बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ये प्लस होगा. प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा. तो कुछ इस तरह से आएगा. जब OH जो भी राइट साइड में है तो जो भी राइट में होगा उसको नीचे लिखना है, रिंग के नीचे. तो सेकेंड कार्बन पे क्या है? OH है तो ये OH कहाँ जाएगा? नीचे. फिर थर्ड कार्बन पे H है तो H क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. फोर्थ कार्बन पे क्या है? OH है तो OH नीचे आ जाएगा. फिफ्थ कार्बन पे क्या है? OH राइट साइड में है तो OH कहाँ आ जाएगा? फिफ्थ कार्बन पे. फिफ्थ कार्बन पे OH है राइट साइड में बट ये बॉन्ड बना लिया है किससे? कार्बन से. तो ये फिफ्थ कार्बन पे जो कार्बन ऑक्सीजन हो जाएगा इधर हो जाएगा और हाइड्रोजन हो जाएगा नीचे हो जाएगा. क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन नीचे. क्योंकि CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा चाहे अल्फा हो या बीटा हो. CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा. तो जिसमें इस कार्बन पे फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे की तरफ होगा उसको अल्फा बोलेंगे, जो OH ऊपर की तरफ होगा उसको बीटा बोलेंगे. सो दिस इज द साइक्लिक फॉर्म एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज. और अल्फा एंड बीटा आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं बीटा रोटेशन. जो एनोमेरिक कार्बन है उसको एनोमर्स, अल्फा एंड बीटा को एनोमर्स भी बोलते हैं. So this is the structure of alpha D glucopyranose. This is alpha D fructopyranose. Beta D glucopyranose and beta D fructopyranose. दोनों में डिफरेंस क्या है अल्फा बीटा में? क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे अगर OH नीचे की तरफ है तो वो अल्फा हो जाएगा. फर्स्ट कार्बन पे OH अगर ऊपर की तरफ है तो वो बीटा हो जाएगा. सिमिलरली फ्रुक्टोफ्यूरानोज की बात करें तो फिर फ्रुक्टोफ्यूरानोज 4 मेंबर्ड रिंग है क्योंकि इसका जो कार्बोनाइल कार्बन होता है वो सेकंड कार्बन पे होता है, इसीलिए 4 मेंबर्ड रिंग बनाता है. सेकंड कार्बन पे जो OH है नीचे की तरफ है एंड तो अल्फा हो जाएगा. सेकंड कार्बन पे OH अगर ऊपर की तरफ है तो वो क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा. Now, Haworth perspective formula. Haworth perspective formula, like those in figure 7.7, are commonly used to show the stereochemistry of ring forms of monosaccharide. However, the six-membered pyranose ring is not planar. जो six-membered pyranose ring होते हैं वो planar नहीं होते हैं, but वो chair conformation क्या करते हैं? acquire करते हैं, assume करते हैं. And the two conformation and two configuration. Conformation और configuration में क्या difference है? कन्फर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये जो इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं दो कन्फर्मेशन आपस में इंटर कन्वर्टेबल होंगे बट वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का ब्रेक नहीं होगा. लेकिन कन्फिग्रेशन की बात करें तो दो कन्फिग्रेशन आपस में इंटर कन्वर्टेबल होंगे लेकिन वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अल्फा बीटा कन्फिग्रेशन द बॉन्ड इन्वॉल्विंग द रिंग ऑक्सीजन एटम specific three-dimensional conformations of the monosaccharide units are important in determining the biological properties and functions of some polysaccharides. So this is the conformational formula of pyranoses. So two chair forms of pyranose ring. Substituents on the ring carbon जो होते हैं वो या तो axial होंगे या तो equatorial होंगे. सब्स्टिट्यूएंट जो कार्बन पे होंगे वो तो एक्सियल होंगे या इक्वाटोरियल होंगे. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड दीज आर द कार्बन एंड इस कार्बन पे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स है और सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो तो इक्वाटोरियल होंगे या एक्सियल होंगे.
projecting roughly perpendicular to this axis. Two conformers such as these are not readily interconvertible without breaking the ring. However, when the molecule is stressed by atomic force microscopy, an input of 46 kilojoule of energy per mole of sugar can be put the interconversion of chair forms. Generally, substituents in the equatorial position are less sterically hindered by neighboring substituents, and conformers with bulky substituents in equatorial position are favored. Another conformation जिसको बोट conformation बोलते हैं, seen only in derivative with very bulky substituents. So यहाँ पे important point क्या है? यहाँ पे important point यह है कि जो कार्बन पे substituents होते हैं वो इक्वाटोरियल भी होते हैं और एक्सियल भी होते हैं, लेकिन इक्वाटोरियल पोजीशन जो होता है एक्सियल पोजीशन से स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होता है. क्या होता है? स्टेरिकली लेस हिंडर पोजीशन, स्टेरिकली लेस हिंडर होता है किससे? जो नेबरिंग सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. सो जो रिंग फॉर्म होते हैं वो प्लेनर नहीं होते हैं, बल्कि वो चेयर या बोट कन्फर्मेशन को एज्यूम करते हैं. ऑर्गेनिजम्स कंटेन ए वैरायटी ऑफ हेक्सोज डेरिवेटिव. अब जो हम पढ़ेंगे वो हेक्सोज डेरिवेटिव पढ़ेंगे. इन एडिशन टू सिंपल हेक्सोजेस सच एज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, देयर आर ए नंबर ऑफ शुगर डेरिवेटिव्स इन विच ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द पेरेंट कंपाउंड इज रिप्लेस्ड विद अनदर सब्स्टिट्यूएंट. शुगर डेरिवेटिव क्या है? मीन्स जिनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेरेंट कंपाउंड का किसी अनदर सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस हो जाते हैं, या फिर कार्बन एटम जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिल ग्रुप है. कार्बन एटम कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. जैसे ग्लूकोसामिन हुआ, गैलेक्टोसामिन हुआ, मैनोसामिन हुआ. इसमें क्या होता है? जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है कार्बन नंबर 2 पे वो रिप्लेस हो जाता है किस चीज से? अमाइनो ग्रुप से. ग्लूकोसामिन में ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो गया? अमीनो ग्रुप से. गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 2 किससे रिप्लेस हो गया? अमाइनो ग्रुप से. मैनोज का कार्बन नंबर 2 पर OH जो है वो रिप्लेस हो गया किस चीज से? अमाइनो ग्रुप से. अमाइनो ग्रुप इज नियरली ऑलवेज कंडेंस्ड विद एसिटिक एसिड, बट वो जो अमाइनो ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है, वो एसिटिक एसिड के साथ कन्वेंस हो जाता है और वो क्या बनाता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन. एंड दिस ग्लूकोसामिन इज डेरिवेटिव इज अ पार्ट ऑफ मेनी स्ट्रक्चरल पॉलीमर्स, जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल जिसमें पेप्टिड, जिसको पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं. पेप्टिडोग्लाइकन में दो शुगर डेरिवेटिव होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड. बैक्टीरियल सेल वॉल आल्सो कंटेन डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोसामिन दैट इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इन विच लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ईथर लिंक्ड होता है ऑक्सीजन एट द C3 ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन. The substitution of a hydrogen of OH group at C6 of L-galactose, L-mannose produces L-fucose and L-rhamnose respectively. These deoxy sugars are found in plant polysaccharides and in complex oligosaccharide components of glycoproteins and glycolipids. Oxidation of carbonyl, that is aldehyde carbon of glucose to carboxyl level produces gluconic acid. Other aldoses yield aldonic acid. Oxidation of the carbon at the other end of carbon chain, that is C6 of glucose, galactose, mannose, forms the corresponding uronic acid, glucuronic acid, galacturonic acid, mannuronic acid. Both aldonic and uronic acid जो होता है stable intramolecular esters बनाता है जिसको लैक्टोन बोलते हैं. In addition, these acidic hexose derivatives 1,9 कार्बन एसिडिक शुगर डिजर्व मेंशन, दैट इज एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड जिसको सियालिक एसिड बोलते हैं और इसको सिंपली सियालिक एसिड बोलते हैं, जो कि एन एसिटाइल मैनोसामिन का डेरिवेटिव है. इज ए कंपोनेंट ऑफ मेनी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन एनिमल्स. कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स ऑफ द एसिडिक शुगर डेरिवेटिव आर आयोनाइज्ड एट pH 7 एंड कंपाउंड्स आर थस देयरफॉर करेक्टली नेम्ड एज कार्बोक्सिलेट, जैसे ग्लूक्यूरोनेट, ग्लैक्यूरोनेट एंड सो फोर्थ. Now, in the synthesis and metabolism of carbohydrates, the intermediates are very often not the sugars themselves, but their phosphorylated derivative. Means carbohydrate का जो metabolism होता है तो उसमें जो intermediates होते हैं वो sugar नहीं होते हैं, वो phosphorylated sugar होते हैं. क्या होते हैं? फॉस्फोराइलेटेड शुगर होते हैं. जैसे ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ये टोटल 10 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं और ये ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट. जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तो इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आते हैं. तो ग्लूकोज और पायरुवेट के छोड़ के जितने भी इंटरमीडिएट्स होते हैं
सारे के सारे क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेटेड होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेटेड होते हैं। अब सवाल ये है कि फॉस्फोराइलेटेड होने का इंपॉर्टेंस क्या है। फॉस्फोराइलेटेड होने के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका क्राइटेरिया है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड के लिए, फॉस्फोराइलेटेड शुगर की अगर बात करें तो वो इम्परमिएबल होता है। फॉस्फोराइलेटेड शुगर के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जब सेल साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, तो जो एक बार ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो जाता है तो उसके इंटरमीडिएट्स को रिटेन करने के लिए सेल में एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोराइलेटेड शुगर होते तो वो फॉस्फोराइलेटेड शुगर के ट्रांसपोर्टर्स होते तो वो बाहर निकल जाते, उसको रिटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो फॉस्फोराइलेटेड शुगर कैसे बनता है? फॉस्फोराइलेटेड शुगर फॉस्फोरिक एसिड का कंडेंसेशन होता है विथ वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन शुगर फॉर्म फॉस्फेट ईस्टर एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे जो OH होता है ये फॉस्फोरिक एसिड से कंडेंस कर जाता है। शुगर फॉस्फेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल एट न्यूट्रल pH and bear a negative charge. One effect of sugar phosphorylation within cell is to trap the sugar inside the cell. Most cells do not have plasma membrane transporter for phosphorylated sugar. अभी जो बताया phosphorylated sugar के लिए सेल मेम्ब्रेन में कोई भी ट्रांसपोर्टर्स नहीं होते हैं। Phosphorylation also activates sugar for the subsequent chemical transformation. Several important phosphorylated derivatives of sugar are compounds of nucleotides. बहुत सारे जो phosphorylated sugar derivative होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स होते हैं। And these are the monosaccharide derivative. This is beta D glucose. क्यों? क्योंकि इसके एनोमेरिक कार्बन पे OH ऊपर है, एनोमेरिक कार्बन पे OH नीचे होगा तो वो क्या होगा, अल्फा। दिस इज बीटा डी ग्लूकोसामीन। बीटा डी ग्लूकोसामीन में जो ये OH है वो NH2 से रिप्लेस हो गया, और NH2 जो होते हैं अमाइनो ग्रुप जो होते हैं एसिटिक एसिड के साथ क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं। जब ये एसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन करेगा तो ये क्या बनेगा, N-एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसामीन। Similarly, muramic acid. Similarly, this is the beta D glucose 6 phosphate. 6 phosphate ग्लूकोज 6 phosphate ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे जो OH ग्रुप होता है कार्बन पे, उसको फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंडेंसेशन होता है तो वो क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 phosphate। नाउ म्यूरामिक एसिड। म्यूरामिक एसिड में क्या होता है, इस कार्बन पे क्या होते हैं, अमाइनो ग्रुप अटैच होते हैं, बट इस कार्बन पे दिस इज द थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन पे क्या होगा, R ग्रुप अटैच होता है, एंड R ग्रुप इज बेसिकली ईथर। R ग्रुप क्या है, ईथर है, और ये NH2 ग्रुप पे क्या होता है, एसिटिक एसिड क्या होता है, कंडेंस होता है, तो इसको बोलते हैं N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नाउ अमाइनो शुगर बीटा डी गैलेक्टोसामिन, गैलेक्टोज के इस कार्बन पे NH2 हो जाते हैं, OH रिप्लेस हो जाता है NH2 से, तो उसको बीटा डी गैलेक्टोसामिन बोलते हैं। लेकिन अगर मैनोज के OH NH2 OH रिप्लेस करके NH2 जाएगा तो वो जाएगा मैनोसामिन। देन बीटा एल फ्यूकोस, देन बी अल्फा एल रामनोज। And these are the some hexose derivatives important in biology, that is beta D glucuronate, D gluconate, D glucodelta lactone, and this is sialic acid. Now monosaccharide की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन होता है वो कार्बोनाइल कार्बन कार्बोक्साइल ग्रुप में ऑक्सीडाइज होता है। मोनोसैकेराइड का जो CHO ग्रुप होता है ये ऑक्सीडाइज होकर COOH ग्रुप बनाता है और खुद को ऑक्सीडाइज करता है और दूसरे को रिड्यूस करता है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मोनोसैकेराइड कैन बी ऑक्सीडाइज बाय रिलेटिवली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज फेरिक आयन और क्यूप्रिक आयन। और जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, डाइसैकेराइड्स सारे रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते हैं, कुछ नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। The carbonyl carbon is oxidized to carboxyl group. Glucose and other sugars are capable of reducing ferric or cupric ion, are called reducing sugar. And this property is the basis for Fehling reaction, जो कि quantitative test है for the presence of reducing sugar. By measuring the amount of oxidizing agent reduced by a solution of sugar, it is also possible to estimate the concentration of that sugar. For many years, this test was used to detect measure elevated glucose level in blood, urine in the diagnosis of diabetes mellitus.
तो जब बीटा डी ग्लूकोज है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा, ये लीनियर फॉर्म है, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा एंड डी ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज। So this is all about monosaccharides and in our next lecture we will discuss about disaccharides। disaccharides को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर आपको कोई डॉट है तो प्लीज पुट योर डॉट इन द कमेंट। मैं सारे डॉट को केयरफुली रीड करती हूँ और सबको मैं रिप्लाई करूंगी। So if you find this lecture informative for your examination, please do like, share and subscribe. So next lecture we will discuss about the disaccharides. Thank you very much.